दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप हमारी वीडियोस कहां से देख रहे हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं श्रेया हूँ। कहते हैं कि एक माँ के लिए उसके सभी बच्चे बराबर होते हैं। लेकिन मेरी जिंदगी ने मुझे बचपन से ही कुछ और सिखाया। मैं आज तक ये नहीं समझ पाई कि आखिर मेरी गलती क्या थी। मैं भी उसी माँ की बेटी थी, उसी घर में पैदा हुई, लेकिन फिर भी न जाने क्यों मुझे हमेशा ऐसा महसूस कराया गया कि मेरी छोटी बहन तन्वी मुझसे ज़्यादा खास है। ये बात मैं किसी से नफरत करके नहीं कह रही, ना ही मैं अपनी माँ को बुरा साबित करना चाहती हूँ, क्योंकि माँ ने मुझे कभी भूखा नहीं रखा, कभी मेरी पढ़ाई नहीं रुकवाई और ना ही मुझे घर से निकाल दिया। उन्होंने अपने हिसाब से मेरी हर ज़रूरत पूरी की। लेकिन इंसान को सिर्फ रोटी और कपड़ों की ही ज़रूरत नहीं होती, उसे अपनेपन की भी ज़रूरत होती है। और शायद वही अपनापन मुझे कभी पूरी तरह नहीं मिल पाया। जब मैं बहुत छोटी थी, तब मुझे इन बातों की ज़्यादा समझ नहीं थी। मुझे लगता था कि शायद हर घर में ऐसा ही होता होगा। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मुझे महसूस होने लगा कि माँ का व्यवहार मेरे और तन्वी के साथ एक जैसा नहीं है। तन्वी मुझसे 3 साल छोटी और बहुत ही चंचल थी। वो पूरे दिन हंसती खेलती और शरारतें करती रहती। घर में जो भी रिश्तेदार आते, उसे गोद में उठाकर खूब प्यार करते। मेरी माँ भी उसकी हर छोटी बड़ी बात पर मुस्कुरा देती। लेकिन मैं भी तो बच्ची ही थी। मेरा भी मन करता था कि माँ मुझे वैसे ही गले से लगा ले, मेरे सर पर भी हाथ फेरे और बिना किसी वजह के बस एक बार कह दे कि मेरी बड़ी बेटी भी सबसे प्यारी है। लेकिन ऐसा बहुत कम होता। अगर मैं कोई गलती कर देती तो माँ तुरंत डांट देती, श्रेया, तुम बड़ी हो, तुम्हें समझदारी से रहना चाहिए। और अगर वही गलती तन्वी करती तो माँ हंसकर कहती, अरे अभी बच्ची है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। उस समय मुझे समझ नहीं आता था कि 3 साल का फर्क क्या किसी बच्चे का बचपन छीन लेता है। मैं कई बार आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखा करती और सोचती कि शायद मुझ में ही कोई कमी होगी, मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ, या शायद मैं माँ की पसंद की बेटी नहीं हूँ। पापा हम दोनों से बराबर प्यार करते थे। जब भी उन्हें लगता कि मैं उदास हूँ, तो चुपचाप मेरे लिए मेरी पसंद की टॉफ़ी ले आते या शाम को टहलाने ले जाते। लेकिन पापा का व्यवहार बहुत शांत था। वो घर में बेवजह बहस करना पसंद नहीं करते थे। शायद इसी वजह से उन्होंने कभी माँ से ये तक नहीं पूछा कि दोनों बेटियों के साथ अलग अलग व्यवहार क्यों किया जा रहा है। और न मैंने कभी शिकायत की। मुझे लगता था कि अगर मैं और अच्छी बन जाऊंगी और ज़्यादा पढ़ाई करूंगी, माँ की हर बात मानूंगी, घर के कामों में मदद करूंगी, तो शायद एक दिन माँ मुझे भी उसी नज़र से देखेंगी जिस नज़र से वो तन्वी को देखा करती हैं। लेकिन उस समय मुझे कहाँ पता था कि कुछ लोगों का प्यार मेहनत से नहीं, उनकी सोच से तय होता है। और मेरा असली इम्तिहान तो अभी शुरू भी नहीं हुआ था। मुझे आज भी अपने बचपन की एक एक बात याद है। कुछ यादें ऐसी होती हैं जो इंसान लाख कोशिश कर ले, लेकिन कभी भूल नहीं पाता। मेरे लिए भी बचपन की वही छोटी छोटी बातें आज तक मेरे दिल में कहीं ना कहीं जिंदा हैं। मुझे याद है, जब मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ती थी और तन्वी अभी नर्सरी में थी, स्कूल से लौटते ही मैं अपना बैग कमरे में रखती और माँ के पास भागकर जाती, माँ देखो, आज मेरी कॉपी पर मैडम ने स्टार बनाया है। मैं खुशी खुशी अपनी कॉपी उनके सामने खोल देती। मुझे लगता था कि माँ मेरी तारीफ करेंगी और मुझे गले से लगा लेंगी। लेकिन माँ बस एक नज़र कॉपी पर डालती और कहती कि हाँ अच्छा है, चलो अब जाकर अपने कपड़े बदलो। और मैं चुपचाप वापस अपने कमरे में चली जाती। पर थोड़ी ही देर बाद तन्वी स्कूल से आती। जैसे ही वो दरवाजे के अंदर कदम रखती, तब माँ मुस्कुराते हुए उसके पास चली जाती। आ गई मेरी गुड़िया। वो उसे गोद में उठा लेती, उसके गाल खींचती और पूछती, आज मेरी बेटी ने क्या क्या किया स्कूल में। तन्वी भी खुश होकर अपनी छोटी छोटी बातें बताती रहती और माँ बड़े ध्यान से उसकी हर बात सुनती। मैं दूर खड़ी होकर उन दोनों को देखती रहती। मेरे हाथ में अभी भी वही कॉपी होती जिस पर बना छोटा सा स्टार मुझे कुछ देर पहले दुनिया की सबसे बड़ी खुशी लग रहा था। लेकिन अब उस स्टार की चमक जैसे फीकी पड़ गई हो। खैर, धीरे धीरे मैंने अपनी खुशियाँ अपने तक ही रखना सीख लिया। अगर स्कूल में कोई इनाम मिलता तो मैं सबसे पहले माँ को दिखाने की जगह चुपचाप उसे अपनी अलमारी में रख देती। मुझे लगता था कि शायद किसी को फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसी तरह समय बीतता गया। मैं थर्ड से फोर्थ क्लास में पहुंच गई थी। अब माँ घर के छोटे मोटे काम भी मुझसे करवाने लगी थी। श्रेया, जरा किचन से पानी ले आ। श्रेया, तन्वी का बैग ठीक करके रख दे और अपनी बहन का होमवर्क भी देख लिया कर जरा।
फिर मैं बिना कुछ कहे हर काम कर देती। कई बार मेरा मन भी करता कि मैं बाहर जाकर अपनी सहेलियों के साथ खेलूं, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकलने लगती, माँ की आवाज़ आ जाती, पहले घर का काम खत्म करो, फिर खेलना। और उधर तन्वी बिना किसी रोक टोक के पूरे मोहल्ले में अपनी सहेलियों के साथ खेलती रहती। मुझे इस बात का बुरा तो लगता था, लेकिन माँ हर बार एक ही बात कहती कि तू बड़ी है श्रेया, तुझे समझदारी दिखानी चाहिए। ये तू बड़ी है, ये वाली बात मैंने अपने बचपन में सबसे ज्यादा सुनी। उस समय मुझे लगता था कि बड़ा होना शायद कोई गलती है। अगर मैं भी तन्वी जितनी छोटी होती तो शायद माँ मुझे भी उतना ही प्यार करती। एक दिन स्कूल में आर्ट कंपटीशन था। मैंने पूरी मेहनत से एक सुंदर सी पेंटिंग बनाई और जब उसका रिजल्ट आया तो मैं फर्स्ट आई थी। और खुशी से दौड़ती हुई जब मैं घर पहुंची, मेरे हाथ में एक ट्रॉफी थी और चेहरे पर इतनी बड़ी मुस्कान कि जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली हो। घर पहुंचते ही मैंने आवाज लगाई, माँ देखो मैं फर्स्ट आई हूँ। माँ उस समय तन्वी के बाल बना रही थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अच्छा है बेटा, इसे वहां रख दो। बस इतना ही बोला उन्होंने और मैंने धीरे से ट्रॉफी मेज पर रख दी। उसी शाम तन्वी ने स्कूल की छोटी सी कंपटीशन में हिस्सा लेने का सर्टिफिकेट लाकर दिखाया तो खुशी से माँ ने उसे सीने से लगा लिया। वाह, मेरी बेटी तो बहुत होशियार है। उन्होंने उसी समय पड़ोस की आंटी को बुलाकर तन्वी का सर्टिफिकेट भी दिखाया, मगर मैं वहीं खड़ी सब देख रही थी। मेरी ट्रॉफी अब भी उसी मेज पर रखी हुई थी, लेकिन उस पर किसी की नज़र तक नहीं गई। और कहते हैं कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। देखते ही देखते मैं 8th क्लास में पहुंच गई और तन्वी 5th में। अब हम दोनों पहले से ज़्यादा समझदार हो चुके थे। मुझे इतना तो समझ आने लगा था कि हर घर में बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होता जैसा हमारे घर में होता है। जब भी मैं अपनी सहेलियों के घर जाती तो उनकी माएँ दोनों बच्चों को एक जैसा प्यार करती। अगर किसी एक को डांटती भी तो दूसरे की गलती होने पर उसे भी उतना ही समझाती। तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि शायद मेरे मन में जो सवाल सालों से पल रहे थे वो सिर्फ बेवजह नहीं थे। फिर भी मैंने कभी माँ से कुछ नहीं पूछा। मुझे डर लगता था कि कहीं उन्हें ये न लगे कि मैं अपनी ही बहन से जलती हूँ। सच कहूँ तो मुझे तन्वी से कभी जलन हुई ही नहीं। वो मेरी छोटी बहन थी और मैं उससे बहुत प्यार करती थी। अगर स्कूल में कोई उसे परेशान करता तो सबसे पहले मैं उसके लिए खड़ी हो जाती। अगर उसे पढ़ाई में कोई सवाल समझ नहीं आता तो मैं घंटों बैठकर उसे समझाती रहती। यहाँ तक कि अपनी जेब खर्च से उसके लिए कभी चॉकलेट तो कभी रंगीन पेन खरीद लाती। मुझे लगता था कि अगर माँ मुझे कम प्यार करती है तो उसमें तन्वी की क्या गलती है। लेकिन शायद तन्वी भी धीरे धीरे सब समझने लगी। एक दिन हम दोनों कमरे में बैठे होमवर्क कर रहे थे। तभी माँ ने बाहर से आवाज़ लगाई, तन्वी बेटा ज़रा इधर आना। तन्वी दौड़ती हुई बाहर चली गई। कुछ देर के बाद वो वापस आई तो उसके हाथ में बिल्कुल नया स्कूल बैग था, जिसको देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश थी। उसने मुस्कुराकर मुझसे कहा, दीदी देखो, मम्मी मेरे लिए नया बैग लाई हैं, कैसा है ये? तो मैंने मुस्कुराकर कहा कि हाँ, ये तो बहुत सुंदर है। वो मासूमियत से बोली, दीदी आपका बैग तो मेरे पिछले बैग से भी पुराना है, मम्मी आपके लिए भी लाएंगी ना? उसकी बात सुनकर मेरे होठों पर मुस्कान तो थी, लेकिन दिल के अंदर जैसे कुछ टूट गया। मेरा बैग सच में बहुत पुराना हो चुका था। कई जगह से सिलाई खुल गई थी। मैंने माँ से कभी नया बैग नहीं मांगा, क्योंकि हर बार कहने पर बस वही जवाब मिलता था, अरे अभी तो यही चल रहा है, दूसरे की क्या ज़रूरत, जब बिल्कुल ख़राब हो जाएगा तब देखेंगे। उस दिन पहली बार तन्वी ने खुद माँ से कहा, मम्मी दीदी का बैग भी बदल दीजिए ना। तब माँ ने बिना मेरी तरफ देखे जवाब दिया, उसे अभी क्या ज़रूरत है, उसका तो काम चल रहा है। मैंने तुरंत बात बदल दी, कोई बात नहीं तन्वी, मेरा बैग अभी ठीक है। क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से घर में कोई बहस हो। लेकिन उस रात मैं देर तक सो नहीं पाई और धीरे धीरे मैंने माँ से उम्मीद करना ही छोड़ दिया। अब अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो मैं पहले यही सोचती कि बिना उसके काम कैसे चल सकता है। शायद यही वजह थी कि मेरी उम्र से पहले ही मैं बहुत समझदार बन गई। लेकिन उस समझदारी की कीमत मैंने अपने बचपन की खुशियाँ देकर चुकाई थी। समय के साथ हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगी। मैं अब 10th क्लास में थी और तन्वी 7th में। मेरे लिए ये साल बहुत इम्पोर्टेंट था। बोर्ड के एग्ज़ाम जो थे, इसलिए मैं दिन रात पढ़ाई में लगी रहती। मुझे लगता था कि अगर मैं अच्छे नंबर लेकर आऊँगी तो शायद तब पहली बार माँ मेरे सर पर हाथ रखकर कहेंगी कि मुझे तुम पर गर्व है बेटी। और बस मुझे यही एक बात सुनने की चाह थी। मैं सुबह जल्दी उठती, घर का थोड़ा बहुत काम करती और फिर स्कूल जाती। स्कूल से लौटकर माँ का हाथ बटाती और रात को देर तक पढ़ाई करती।
कई बार किताबें पढ़ते पढ़ते ही आंख लग जाती, लेकिन अगले दिन फिर वही मेहनत शुरू हो जाती। एक शाम में अपने कमरे में बैठी पढ़ रही थी कि तभी माँ ने मुझे आवाज़ लगाई, श्रेया, ज़रा किचन में आना। और मैं किताब बंद करके उनके पास चली गई। क्या हुआ माँ? वो बोली, ये ज़रा सब्जी काट दो और आटा भी गूंद दो। तो मैंने धीरे से कहा, पर माँ, कल मेरा टेस्ट है, बस आधा घंटा और पढ़ लूँ फिर कर देती हूँ मैं ये काम। माँ ने मेरी बात पूरी होने से पहले ही कहा, पढ़ाई तो होती रहेगी, पहले घर का काम सीखो, बाद में यही काम आएगा। मैंने बिना कुछ कहे सब्जी उठाई और काम में लग गई। इतने में तन्वी अपने कमरे से बाहर आई, उसके हाथ में मोबाइल था। माँ ने उसे देखते ही कहा, तन्वी बेटा, तू ज़रा आराम से पढ़ाई कर, तेरी पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने एक पल के लिए माँ की तरफ देखा, फिर चुपचाप नज़रें झुका ली। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि शायद मेरी पढ़ाई उतनी ज़रूरी कभी थी ही नहीं। कुछ महीनों बाद बोर्ड का रिजल्ट आया। मेरे बहुत अच्छे नंबर आए थे। स्कूल में टीचर्स ने मेरी बहुत तारीफ की। मेरी क्लास टीचर ने तो पापा से कहा कि आपकी बेटी बहुत मेहनती है, अगर इसे आगे पढ़ने का मौका मिला तो ये ज़रूर अच्छा करेगी। ये सुनकर पापा के चेहरे पर उस दिन अलग ही खुशी थी। घर लौटते समय उन्होंने मेरे लिए मिठाई खरीदी। घर पहुंचकर पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मेरी बेटी ने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। उनकी बात सुनकर मेरी आंखें भर आईं, क्योंकि शायद पहली बार किसी ने मेरी मेहनत को इतने प्यार से अपनाया। लेकिन माँ का जवाब अब भी वही था, हाँ तो इसके अच्छे नंबर आ गए, इसमें कौन सा बड़ा तीर मार दिया, आजकल तो सबके आ ही जाते हैं। उनकी ये बात सुनकर कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। पापा ने माँ की तरफ देखा, जैसे कुछ कहना चाहते हों, लेकिन फिर चुप रह गए। मैंने भी मुस्कुराने की कोशिश की और बात वहीं ख़त्म कर दी। मैंने अपने दिल को समझा लिया था कि हर खुशी हर किसी के साथ बांटी नहीं जाती। कुछ दिनों बाद रिश्तेदार हमारे घर आए। बातों बातों में मेरी पढ़ाई का जिक्र होने लगा। बुआ जी ने मुस्कुराकर कहा, श्रेया तो बहुत समझदार लड़की है, ये आगे पढ़ेगी तो बहुत नाम करेगी। मैंने सोचा कि शायद आज मेरी माँ भी मेरी तारीफ करेगी, लेकिन माँ हंसते हुए बोली, हाँ श्रेया भी ठीक है, लेकिन हमारी तन्वी तो उससे भी तेज है, देख लेना आगे चलकर वही सबसे बड़ा नाम करेगी। फिर सब लोग तन्वी की तरफ देखने लगे। मैं वहीं बैठी मुस्कुरा रही थी, लेकिन अंदर से ऐसा लगा जैसे मेरी सारी मेहनत फिर किसी और के नाम कर दी गई हो। उस दिन मुझे एक बात अच्छी तरह समझ आ गई, कुछ लोग आपकी मेहनत नहीं देखते, वो पहले से ही तय कर चुके होते हैं कि उन्हें किस पर गर्व करना है। और शायद मेरी माँ ने भी बहुत पहले ये फैसला कर लिया था। इसी तरह समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। मैंने इंटर की पढ़ाई भी अच्छे रिजल्ट के साथ पास कर ली। अब मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं कॉलेज जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करूं। मेरे कई टीचर्स ने भी कहा कि अगर मैं आगे पढ़ूंगी तो अच्छा कर सकती हूं, लेकिन हर इंसान की ज़िंदगी सिर्फ उसकी मर्जी से नहीं चलती। हमारे घर की हालत पहले जैसी नहीं रही। पापा की तबीयत भी अक्सर ख़राब रहने लगी थी। घर के खर्चे पहले से ज़्यादा बढ़ गए। एक रात में पानी पीने के लिए उठी तो देखा माँ और पापा कमरे में बैठकर कुछ बातें कर रहे थे। माँ बोली, दोनों लड़कियों की पढ़ाई का खर्च उठाना आसान नहीं है। तब पापा ने धीरे से कहा, लेकिन श्रेया भी तो आगे पढ़ना चाहती है। और माँ ने बिना देर किए जवाब दिया, वो समझदार है, उसे हम समझा देंगे, लेकिन तन्वी की पढ़ाई बीच में नहीं रुकनी चाहिए, वो आगे जाकर अच्छी नौकरी करेगी। और मैं दरवाजे के बाहर ही खड़ी रह गई। मेरे कदम जैसे वहीं रुक गए। उस रात पहली बार मुझे एहसास हुआ कि माँ ने सिर्फ प्यार में ही नहीं, मेरे सपनों में भी फ़र्क किया। ऐसे ही अगली सुबह माँ ने मुझे अपने पास बुलाया, श्रेया, हमें तुमसे एक बात करनी है। मैं सब समझ चुकी थी, फिर भी चुपचाप उनके सामने जाकर बैठ गई। फिर माँ बोली, बेटा, घर की हालत तुम जानती हो, इसलिए हमने सोचा है कि अभी तन्वी की पढ़ाई पर ध्यान दे, तुम्हारे लिए कोई छोटा मोटा कोर्स देख लेते हैं। वैसे भी लड़कियों को आखिर शादी ही तो करनी होती है। उनकी हर बात मेरे दिल में चुभ रही थी, लेकिन मैंने सिर्फ इतना पूछा, अगर मेरी जगह तन्वी होती तो क्या जब भी आपका यही फैसला होता? इस पर माँ ने मेरी तरफ देखा और बोली, बिना वजह बातों का गलत मतलब मत निकालो, हर बच्चे का दिमाग अलग होता है, तन्वी पढ़ाई में ज़्यादा अच्छी है। फिर उनकी बात सुनकर मैंने आगे कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे पता था कुछ फैसले बहस से नहीं बदलते। और उस दिन मैं अपने कमरे में जाकर बहुत रोई। कॉलेज का फॉर्म जो मैंने बड़े शौक से भरकर रखा था, उसे हाथ में लेकर देर तक देखती रही, फिर उसे अलमारी में रख दिया। शायद कुछ सपनों की उम्र बहुत छोटी होती है, लेकिन मैंने एक फैसला उसी दिन कर लिया। अगर मेरी पढ़ाई यहीं रुक गई तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी ज़िंदगी भी यहीं रुक जाएगी। मैं मेहनत करूंगी, अपने दम पर कुछ बनकर दिखाऊंगी, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो।
ऐसे ही कुछ ही महीनों बाद मैंने एक छोटा सा कंप्यूटर और अकाउंट्स का कोर्स ज्वाइन कर लिया। सुबह घर का काम करती, दोपहर में कोर्स के लिए जाती और शाम को वापस आकर फिर घर के काम में लग जाती। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं थी। अब बस मैंने उम्मीद करना छोड़ दिया। उधर तन्वी अच्छे कॉलेज में दाखिला ले चुकी थी। माँ पूरे मोहल्ले में गर्व से बताती फिरती कि मेरी छोटी बेटी शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में पढ़ रही है। जब भी कोई मुझसे पूछता, और श्रेया तुम क्या कर रही हो, तब मैं सिर्फ मुस्कुरा देती। मेरा कंप्यूटर और अकाउंट्स का कोर्स खत्म होने ही वाला था। उसी दौरान मुझे एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गई। मेरी सैलरी बहुत ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन मेरे लिए वो नौकरी किसी सपने पूरे होने से कम ही नहीं थी। जब पहली बार मुझे अपनी मेहनत की कमाई हाथ में मिली, तो सबसे पहले मैं मिठाई लेकर घर पहुंची। मैंने मुस्कुराते हुए माँ से कहा, माँ आज मेरी पहली सैलरी मिली है। तब माँ ने मिठाई का डिब्बा तो हाथ में ले लिया, लेकिन उनके चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जिसकी मुझे उम्मीद हुई। उन्होंने बस इतना कहा कि हाँ चलो, अब घर के खर्चे में भी थोड़ा हाथ बटाया करो। मैंने मुस्कुराकर सर हिला दिया। सच कहूँ तो मुझे उस बात का भी बुरा नहीं लगा। आखिर ये घर मेरा भी था। अगर मेरी कमाई से घर का थोड़ा बोझ हल्का हो जाए तो मुझे खुशी ही होती। उस दिन मैंने अपनी पहली सैलरी का ज़्यादातर हिस्सा माँ के हाथ में रख दिया। माँ ने बिना कुछ कहे पैसे अलमारी में रख दिए। लेकिन जब शाम को पापा घर आए और उन्हें पता चला कि आज मेरी पहली सैलरी थी, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि बेटा, पहली कमाई अपने पास ही रखनी चाहिए थी। मैंने हंसते हुए जवाब दिया, पापा मेरी सबसे बड़ी कमाई तो आपका आशीर्वाद है। पापा ने मेरे सर पर हाथ फेरा। उस पल मुझे लगा कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत शायद यही अपनापन होता है। इसी तरह दिन बीतते गए। मैं नौकरी करती रही और तन्वी अपनी पढ़ाई। इसी बीच मेरे लिए रिश्ते आने भी शुरू हो गए। हर बार माँ की एक ही बात होती कि लड़का अच्छा होना चाहिए, बस ज्यादा मांग करने वाला नहीं होना चाहिए। मैं कभी इन बातों में ज्यादा नहीं पड़ती थी। मुझे लगता था कि जो भी होगा सही समय पर होगा। फिर एक दिन पापा ने ऑफिस से लौटते ही कहा, श्रेया कल कुछ लोग तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं। और मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा। दिल में हल्की सी घबराहट भी थी और अजीब सी झिझक भी। अगले दिन लड़के वाले हमारे घर आए। उनके साथ उनका बेटा अमित भी था। मैं चाय लेकर कमरे में गई तो मेरी नज़र पहली बार अमित पर पड़ी। वो बिल्कुल शांत बैठा हुआ था। बाकी लोगों की तरह वो मुझे ऊपर से नीचे तक नहीं देख रहा था, बल्कि उसकी नज़रें झुकी हुई थी। कुछ देर के बाद घर वालों ने हम दोनों को अलग बैठाकर बात करने की इजाज़त दी। मैं बहुत घबराई हुई थी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलूं। तभी अमित ने मुस्कुराकर कहा, अगर आप घबरा रही हैं तो यकीन मानिए मैं भी उतना ही घबरा रहा हूँ। उसकी बात सुनकर मेरी हल्की सी हंसी निकल गई। शायद पहली बार किसी ने मेरा डर समझा था। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उसने मुझसे पूछा कि आप शादी के बाद भी नौकरी करना चाहेंगी, और मैंने झिझकते हुए कहा, अगर घर वालों को कोई परेशानी ना हो तो हाँ। और अमित ने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि इंसान को अपने सपने कभी नहीं छोड़ने चाहिए। उसकी ये बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए उसे देखती रह गई। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे पहली बार ऐसा लगा कि कोई मेरी बात बिना बोले भी समझ सकता है। उस दिन हमारी ज्यादा बातें नहीं हुई, लेकिन जितनी भी हुई उन्होंने मेरे मन में एक अजीब सा भरोसा जगा दिया। अमित और उनके परिवार के जाने के बाद घर में उसी रिश्ते की बातें होने लगी। पापा को रिश्ता बहुत पसंद आया। वो बार बार यही कह रहे थे कि लड़का बहुत समझदार लगा। सबसे अच्छी बात तो ये है कि उसके घर वालों ने कोई बेवजह की मांग भी नहीं रखी। माँ ने भी उस रिश्ते के लिए बिना ज्यादा सवाल जवाब किए हामी भर दी। शायद उन्हें भी ये रिश्ता ठीक लगा था। 2 दिन के बाद ही उधर से रिश्ता पक्का करने का जवाब आ गया। फिर घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। रिश्तेदारों का आना जाना, कपड़ों की खरीदारी, गहनों की बातें, और पूरे घर का माहौल ही बदल गया। मैं भी सबके साथ खुश रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों दिल के किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी भी थी। आखिर ये वही घर था जहां मैंने अपना पूरा बचपन बिताया। अब कुछ ही दिनों में मुझे ये घर छोड़कर जाना था। शादी की तैयारियों के बीच भी मैं नौकरी पर जाती रही। एक दिन ऑफिस से लौट कर आई तो देखा माँ और तन्वी मेरी शादी के कपड़े देख रही थी। तन्वी बहुत खुशी से एक एक ड्रेस निकाल कर देख रही थी। मुझे देखते ही बोली, दीदी ये लाल वाला लहंगा पहनोगी ना, इसमें तुम बहुत सुंदर लगोगी। मैंने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। अगर मेरी छोटी बहन कह रही है तो मैं वही पहनूंगी। तन्वी दौड़कर मेरे गले लग गई। उस पल मुझे लगा, दुनिया में अगर कोई मेरा दर्द समझे या ना समझे, लेकिन मेरी छोटी बहन का प्यार कभी झूठा नहीं है। हाँ, माँ का व्यवहार आज भी वैसा ही था।
वो शादी की हर तैयारी कर रही थी, लेकिन ना जाने क्यों उनके चेहरे पर वो अपनापन मुझे आज भी दिखाई नहीं दिया, जिसकी हर बेटी अपनी शादी के समय उम्मीद करती है। कई बार मैं सोचती, शायद विदाई के दिन माँ मुझे गले लगाकर खूब रोएंगी और उस दिन उन्हें एहसास होगा कि बेटी घर छोड़कर जा रही है। लेकिन मैंने उम्मीद करना बहुत पहले ही छोड़ दिया था। धीरे धीरे शादी का दिन भी आ गया। पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। चारों तरफ शहनाई की आवाजें, रिश्तेदारों की हंसी और शादी की रौनकें थीं। मैं दुल्हन बनकर कमरे में बैठी हुई थी। दिल बहुत तेज धड़कने लगा। कुछ देर के बाद तन्वी कमरे में आई। वो मुझे देखकर मुस्कुराई, फिर अचानक उसकी आंखें भर आईं। वो मेरे पास बैठ गई और मेरा हाथ पकड़कर बोली, दीदी, अब तुम चली जाओगी तो मैं किससे लड़ूंगी? किससे मैं अपनी सारी बातें करूंगी? मैंने उसके आंसू पोंछे और हंसते हुए कहा, अरे पगली, मेरी शादी हो रही है, मैं कहीं गायब थोड़ी हो रही हूँ। जब मन करेगा चली आऊंगी यहाँ मिलने, और तुम भी आ जाना। उसी समय माँ कमरे में आई। उन्होंने हमें देखा और बस इतना कहा कि चलो, मुहूर्त का समय हो रहा है। मैं मन ही मन चाहती थी कि एक बार माँ सिर्फ एक बार मेरे सर पर हाथ फेर दे, लेकिन उन्होंने हमेशा की तरह सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाई। मेरे अमित के साथ फेरे हुए विदाई का समय भी आ गया। फिर हमने पापा के पैर छुए। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो बार बार बस यही कह रहे थे कि खुश रहना बेटा, और कभी खुद को अकेला मत समझना। मैं भी खुद को रोक नहीं पाई। फिर मैं माँ के पास गई, मैंने उनके पैर छुए। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और कहा, अपने ससुराल का नाम रोशन करना। मैंने एक पल के लिए उनकी आंखों में देखा। शायद मैं उनमें अपने लिए थोड़ा सा प्यार ढूंढ रही थी, लेकिन फिर मुस्कुराकर पलट गई। उस दिन मैंने अपने मायके की दहलीज तो छोड़ दी, लेकिन बचपन से जुड़ी न जाने कितनी अधूरी उम्मीदें भी वहीं छोड़ आई। ऐसे ही शादी के बाद जब मैं पहली बार अपने ससुराल पहुंची, तो सच कहूं, मेरे मन में बहुत डर था। हर लड़की की तरह मैंने भी लोगों से ससुराल की तरह तरह की कहानियां सुनी हुई थी। किसी ने कहा शादी के बाद लड़की का असली इम्तिहान शुरू होता है, तो किसी ने कहा था कि शुरुआत के कुछ महीने बहुत संभल कर रहना पड़ता है। इन्हीं सब बातों को सोचकर मैं भी घबराई हुई थी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे, मेरा डर धीरे धीरे खत्म होने लगा। अमित का परिवार बहुत बड़ा नहीं था। घर में सिर्फ मम्मी पापा और अमित थे। दोनों ने मुझे पहले ही दिन इतना अपनापन दिया कि मुझे कभी ये महसूस ही नहीं हुआ कि मैं उस घर में नई हूँ। सासू माँ अक्सर कहती कि तुम यहाँ बहू नहीं, बेटी बनकर रहना। पहले तो मुझे लगता था कि शायद ये सिर्फ कहने की बातें हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में मुझे समझ आ गया कि वो दिल से ऐसा ही कहती हैं। अगर मैं किचन में ज़्यादा देर तक काम करती, तो सासू माँ खुद आकर कहती, बस करो बेटी, बाकी काम मैं कर लूँगी, अब तुम जाकर थोड़ा आराम कर लो। उनकी ये बात सुनकर मुझे हमेशा अपनी माँ याद आ जाती। मैं मन ही मन सोचती कि काश मेरी माँ ने भी कभी मुझसे यही कहा होता। एक दिन मेरी तबीयत अचानक थोड़ी ख़राब हो गई। बस हल्का सा बुखार था। मैं फिर भी उठकर किचन में चली गई। तभी सासू माँ ने मेरा हाथ पकड़ लिया। बेटा, तुम्हें तो बुखार है और तुम काम करने चली आई। चलो जाओ, कमरे में जाकर आराम करो। और मैंने कहा, नहीं मम्मी जी, मैं कर लेती हूँ ना। और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, घर का काम कहीं भागा नहीं जा रहा, पहले तुम्हारी तबीयत ज़रूरी है। न जाने क्यों मुझे उनकी ये बातें सुनते ही मेरी आंखें नम हो गईं। शायद इसीलिए, क्योंकि किसी ने पहली बार मेरी थकान देखी। अमित भी मेरा बहुत ध्यान रखते। अगर मैं ऑफिस से देर से आती, तो वो बिना किसी से कहे मेरे लिए चाय बना देते। कई बार तो मेरे आने से पहले ही खाना बनाने में मम्मी जी की मदद भी कर देते, और मैं हंसकर कहती कि भला लोग क्या कहेंगे, दामाद नहीं घर का शेफ मिल गया। मुझे अमित हंसते हुए जवाब देते, लोगों को जो कहना है कहने दो। अगर मेरी पत्नी पूरा दिन मेहनत कर सकती है, तो मैं उसके लिए 2 रोटियां नहीं बना सकता क्या? उनकी बातें सुनकर मुझे हमेशा सुकून मिलता। धीरे धीरे मेरी जिंदगी बदलने लगी। मैं नौकरी भी करती थी और घर भी संभालती, लेकिन अब मुझे किसी काम का बोझ नहीं लगता था, क्योंकि जहाँ इज्जत मिलती है, वहाँ जिम्मेदारियां भी बोझ नहीं लगती। उधर मायके में भी सब ठीक चल रहा था। तन्वी ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। कुछ ही समय के बाद उसकी भी शादी राहुल से हो गई। राहुल की नौकरी एक बड़ी कंपनी में थी। उसकी सैलरी अच्छी थी, और शादी के कुछ ही महीनों के बाद दोनों शहर के एक अच्छे फ्लैट में रहने लगे। अब माँ की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो जब भी किसी रिश्तेदार से मिलती, तो बड़े गर्व से कहती कि मेरी छोटी बेटी की किस्मत तो देखो, कितना अच्छा घर मिला है, और दामाद भी बड़ी कंपनी में है। मैं जब भी मायके जाती, तो माँ मुझसे 2-4 बातें करती, और फिर तन्वी और राहुल की तारीफें शुरू हो जाती। तुम्हें पता है, राहुल ने नई कार ले ली है, और वो तन्वी को घुमाने लेकर गया था। और मैं चुपचाप सुनती रहती।
अब मुझे इन बातों से उतना फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मेरी खुशी किसी की महंगी कार या बड़े घर में नहीं, बल्कि उन लोगों में थी जिन्होंने मुझे अपनाया। शादी को लगभग 1.5 साल बीत चुका था। इन 1.5 सालों में मेरी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा सुकून भरी हो गई। मैं और अमित दोनों अपनी अपनी नौकरी करते। हमने मिलकर थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ना शुरू कर दिया। हमारा सपना कोई बहुत बड़ा बंगला खरीदना या महंगी गाड़ी लेना नहीं था। हम बस इतना चाहते थे कि फ्यूचर में अपना एक छोटा सा घर हो, जहाँ किसी चीज़ की कमी न रहे और हमारे मम्मी पापा को भी किसी बात की फिक्र ना करनी पड़े। अमित हमेशा कहते थे कि कम कमाओ लेकिन ईमानदारी से कमाओ, और जितना है उसी में खुश रहना सीखो। शायद यही बात मुझे उनकी सबसे अच्छी लगती। उधर तन्वी और राहुल की जिंदगी भी अच्छी चल रही थी। राहुल की नौकरी काफ़ी अच्छी थी। एक दिन मैं और अमित इतवार को मम्मी पापा से मिलने गए। काफ़ी दिनों के बाद सब साथ बैठे थे। चाय पीते पीते माँ ने मुस्कुराकर कहा, अरे अगले महीने तुम्हारे मामा के बेटे की शादी है। इस बार पूरा परिवार जाएगा। मैंने भी खुशी से कहा कि अच्छा, काफ़ी दिनों बाद सब लोग साथ मिलेंगे। माँ बोली, हाँ, लेकिन इस बार हमारी इज्जत का भी सवाल है। रिश्तेदार बहुत होंगे वहाँ। मैं उनकी बात का मतलब समझ नहीं पाई। मैंने सोचा शायद शादी की तैयारी की बात कर रही हैं। कुछ देर के बाद तन्वी और राहुल भी आ गए। घर में हंसी मजाक शुरू हो गया। माँ बार बार राहुल से पूछ रही थी कि बेटा, शादी में कौन सी गाड़ी लेकर जाओगे, कौन से कपड़े सिलवाए हैं और तन्वी के लिए क्या क्या खरीदा। राहुल भी हंसते हुए एक एक बात बता रहे थे। मैं और अमित बस मुस्कुराकर सब सुनने लगे। अचानक माँ ने हमारी तरफ देखकर पूछा, और तुम लोग क्या ले जाओगे शादी में। इस पर मैंने जवाब दिया, अभी तो कुछ सोचा नहीं है माँ, लेकिन अच्छा सा गिफ्ट ले लेंगे। माँ ने तुरंत कहा, देखना, इस बार कोई छोटी मोटी चीज़ मत ले जाना। आखिर लोग देखते हैं कि किसने क्या दिया है। और मैंने मुस्कुराकर कहा, माँ, हम अपनी हैसियत के हिसाब से ही लेंगे, लेकिन जो भी देंगे दिल से देंगे। मेरी बात सुनकर माँ ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके चेहरे के भाव बता रहे थे कि उन्हें मेरी बात पसंद नहीं आई। घर लौटते समय मैं रास्ते भर यही सोचती रही, क्या सच में किसी रिश्ते की कीमत इस बात से तय होती है कि उसने कितने महंगे तोहफे दिए। अमित ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोले, क्या सोच रही हो। मैंने धीरे से कहा, कुछ नहीं, बस माँ की बातें याद आ रही हैं। अमित ने गाड़ी चलाते हुए कहा, श्रेया, एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया में कुछ लोग चीज़ों की कीमत देखते हैं और कुछ लोग फीलिंग्स की। हमें तय करना है कि हम किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं। मैंने उनकी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। आखिरकार वो दिन भी आ गया जिसका माँ पिछले 1 महीने से जिक्र कर रही थी। सुबह से ही घर में तैयारियों का माहौल था। मैं और अमित भी जल्दी उठ गए। नाश्ता करने के बाद हम दोनों बाजार गए ताकि शादी के लिए एक अच्छा सा तोहफा खरीद सकें। मैंने कई दुकानों पर अलग अलग सामान देखा। कहीं डिनर सेट पसंद आया तो कहीं चांदी का छोटा सा पूजा का सामान। लेकिन आखिर में हमने एक सुंदर सा प्रीमियम डिनर सेट, एक चांदी का सिक्का और दूल्हा दुल्हन के लिए एक शगुन का लिफाफा लिया। इन सब में हमारे लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये खर्च हो गए। मेरे हिसाब से ये छोटी रकम नहीं थी। इतने पैसे खर्च करने से पहले मैंने अमित से भी पूछा कि इतना खर्च करना ठीक रहेगा ना। अमित मुस्कुराकर बोले, रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, हिसाब लगाकर नहीं, और वैसे भी ये तुम्हारे मामा के बेटे की शादी है। मैंने भी मुस्कुराकर सामान पैक करवाया और फिर हम घर लौट आए। शाम को हम दोनों तैयार होकर शादी में पहुंच गए। पूरा बैंकेट हॉल रोशनी से जगमगा रहा था। चारों तरफ रिश्तेदारों की भीड़ थी। माँ पहले से ही वहां मौजूद दिख गई और हर आने वाले मेहमान का स्वागत कर रही थी। जैसे ही उन्होंने हमें देखा, उन्होंने दूर से ही हाथ के इशारे से अपने पास बुला लिया। आ गए तुम लोग। जी माँ। मैंने मुस्कुराते हुए उनके पैर छुए। उन्होंने मेरी तरफ देखा, फिर मेरे हाथ में जो गिफ्ट था उस पर उनकी नज़र टिक गई। क्या लाए हो, उन्होंने धीरे से पूछा। मैंने पैक किया हुआ गिफ्ट उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, माँ, दुल्हा दुल्हन के लिए छोटा सा तोहफा है। माँ ने बिना खोले ही उसका बॉक्स देखा और फिर धीरे से बोली, बस इतना छोटा। उनकी आवाज़ धीमी थी लेकिन उसमें ताना साफ सुनाई दे रहा था। मैं एक पल के लिए उन्हें देखने लगी। जी, हमें ये अच्छा लगा इसलिए हमने यही ले लिया। माँ ने होठ सिकोड़ते हुए कहा, श्रेया, थोड़ा तो सोच लिया करो, इतने बड़े फंक्शन में लोग क्या कहेंगे। तुम्हारे जीजा जी देखो कितना महंगा गिफ्ट लेकर आए हैं। इतने में मेरी नज़र राहुल और तन्वी की तरफ गई। उनके हाथ में बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स था। मैंने उस तरफ देखा और फिर माँ की तरफ। मुझे पहली बार एहसास हुआ माँ हमारे गिफ्ट की कीमत नहीं देख रही थी, वो उसकी तुलना कर रही थी। मैंने धीरे से कहा, माँ, हमने अपनी हैसियत से बहुत सोच समझ कर लिया है। तब वो तुरंत बोली कि ज़्यादा ये हैसियत की बातें मत करो, रिश्तेदारों में इज्जत भी कोई चीज़ होती है। उनकी ये बात सुनकर मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंची।
मैं कुछ बोलती उससे पहले ही अमित ने बहुत शांत होकर कहा, माँ जी, हमने जो भी दिया है बहुत प्यार से दिया है। उम्मीद है सामने वाले को हमारे दिल की खुशी भी दिखाई दे, सिर्फ पैकिंग नहीं। माँ ने अमित की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस मुंह फेर लिया और दूसरे मेहमानों के स्वागत में लग गईं। मैं भी वहीं खड़ी रह गई। मेरे हाथ खाली थे, लेकिन दिल पहले से कहीं ज्यादा भारी हो गया। मैंने धीरे से अमित की तरफ देखा। उन्होंने बिना कुछ कहे मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने मन ही मन खुद से कहा, शायद कुछ लोग कभी नहीं बदलते, चाहे हम उनके लिए कितना भी कर लें। हम अभी ठीक से हॉल के अंदर भी नहीं पहुंचे थे कि माँ ने फिर से हमें अपने पास बुलाया। उनके आसपास 2-3 रिश्तेदार भी खड़े थे। उन्होंने जानबूझकर हमारे हाथ से गिफ्ट लेकर उसे ऊपर नीचे देखा और फिर हल्की सी हंसी के साथ बोली, अरे श्रिया, मुझे तो लगा था तुम लोग कुछ बड़ा लेकर आओगे। तब मैंने धीरे से कहा कि माँ, हमने अपनी तरफ से अच्छा ही लिया है। और उन्होंने तुरंत जवाब दिया, अच्छा बेटा, आजकल ऐसे गिफ्ट तो लोग किसी छोटी सी पार्टी में भी दे आते हैं। शादी में थोड़ा स्टेटस देखकर भी चलना पड़ता है। उनकी बात सुनकर पास खड़ी एक रिश्तेदार आंटी हमारी तरफ देखने लगी। मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि मैं कुछ पल के लिए नजरें भी नहीं उठा पाई। तभी माँ ने फिर से कहा, राहुल और तन्वी को देखो, कितना सोच समझकर वो लोग सामान लाए हैं। आखिर लोगों में हमारी इज्जत भी तो होनी चाहिए। अब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उनसे साफ कहा, माँ, इज्जत गिफ्ट की कीमत से नहीं, देने वाले की नीयत से होती है। मेरी बात सुनते ही माँ का चेहरा उतर गया। वो बोली, तुम्हें तो हर बात का जवाब देना आता है। मैंने कुछ नहीं कहा। अमित ने धीरे से मेरा हाथ दबाया, जैसे कह रहे हों कि अब बात को यहीं पर खत्म कर दो। थोड़ी देर बाद हम स्टेज की तरफ बढ़ गए। मैं बाहर से मुस्कुरा रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर टूट गई। इतने प्यार से अपनी बचत से हमने वो तोहफा खरीदा। रास्ते भर में सोच रही थी कि मामा के बेटे को ये गिफ्ट कितना पसंद आएगा, लेकिन यहाँ तो किसी ने ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि हमने क्या दिया है। सबको बस उस गिफ्ट का बॉक्स दिखाई दे रहा था। मैं चुपचाप एक कुर्सी पर जाकर बैठ गई। अमित भी मेरे पास आकर बैठ गए। उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोले, इतनी सी बात पर चेहरा क्यों उतर गया है मैडम? मैंने भरी आंखों से कहा, मैंने क्या गलत किया था अमित? हमने अपनी हैसियत से इतना अच्छा गिफ्ट लिया, फिर भी माँ को कम ही लगा। तब अमित ने बहुत प्यार से कहा, श्रेया, कुछ लोगों को जितना भी दे दो उन्हें कम ही लगता है, इसलिए अपनी खुशी कभी किसी और की सोच पर मत छोड़ो। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनती रही। उन्होंने आगे कहा, और एक बात याद रखना, वो तुम्हारी माँ है। अगर गुस्से में 2-4 बातें कह भी देती हैं तो अपने दिल पर मत लिया करो। तुम जानती हो ना कि उनकी आदत है तुलना करने की। और मैंने धीरे से पूछा, लेकिन हर बार तुलना मुझसे ही क्यों करती हैं? अमित कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, उस सवाल का जवाब शायद उनके पास भी नहीं होगा, लेकिन तुम्हें हर बार खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। तुम जैसी हो बहुत अच्छी हो। अब मैं माँ से पहले जैसी उम्मीद नहीं करती थी। हाँ, जब भी उनका फोन आता, मैं पूरे मन से उनसे बात करती, उनका हालचाल पूछती, पापा की तबीयत के बारे में पूछती और तन्वी का भी हाल जानती। लेकिन मैंने एक बात धीरे धीरे महसूस करनी शुरू करी। अब माँ का फोन पहले जैसा नहीं रहा। पहले वो पूछती थी कि कैसी हो बेटा। अब अक्सर उनकी बातें कुछ ऐसी होती, श्रेया, अमित घर पर है, अमित की नौकरी ठीक चल रही है ना? शुरुआत में मुझे लगा कि शायद माँ यूं ही पूछ रही है, लेकिन हर बात किसी न किसी तरह पैसों पर आकर रुक जाती। एक दिन मैंने हंसते हुए अमित से कहा, पता है, माँ अब मेरा हाल कम और हमारी कमाई का हाल ज्यादा पूछती है। तो अमित मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि हो सकता है उन्हें किसी बात की फिक्र हो, बिना वजह किसी के बारे में गलत मत सोचो। मैंने भी उनकी बात मान ली। आखिर वो मेरी माँ थी, मैं उनके बारे में बुरा सोचना भी नहीं चाहती थी। उधर तन्वी और राहुल की जिंदगी पहले जैसी ही अच्छी चल रही थी। राहुल की नौकरी में तरक्की होने लगी। दोनों अक्सर बाहर घूमने जाते, नई नई चीजें खरीदते और खुश रहते। माँ जब भी किसी रिश्तेदार से बात करती तो आज भी गर्व से कहती कि मेरी छोटी बेटी और दामाद ने तो बहुत नाम कमा लिया। मैं ये सब सुनकर बस मुस्कुरा देती। अब सच में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मैंने अपनी खुशी दूसरों की तारीफ या तुलना से जोड़ना बहुत पहले ही छोड़ दिया था। लेकिन इंसान की जिंदगी एक जैसी कहाँ रहती है? वक्त को करवट बदलने में ज्यादा देर नहीं लगती, और शायद अब वक्त किसी और का इम्तिहान लेने वाली थी। फिर एक शाम में ऑफिस से घर लौटी ही थी कि मेरे फोन की घंटी बज उठी। स्क्रीन पर माँ लिखा हुआ था। मैंने तुरंत फोन उठा लिया। हाँ माँ, कैसी हैं आप? लेकिन इस बार उनकी आवाज पहले जैसी नहीं लगी। वो काफी घबराई हुई लग रही थी। श्रेया, तुम अभी फ्री हो क्या? हाँ माँ, क्या हुआ? कुछ पल तक दूसरी तरफ बिल्कुल सन्नाटा रहा। फिर उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा, राहुल की नौकरी चली गई है। मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गई। क्या? कैसे?
जिस कंपनी में वो काम करता था, वहाँ बहुत लोगों को एक साथ निकाल दिया। उसका नाम भी उसी लिस्ट में था। ये सुनकर मुझे सचमुच बहुत दुख हुआ। राहुल एक मेहनती लड़का था। तो माँ बोली, वो बहुत परेशान है बेटा, कई जगह रिज्यूमे भेज चुका है, अभी तक कहीं से कोई जवाब नहीं आया। फिर मैंने उन्हें समझाया, माँ आप फिक्र मत कीजिए, आजकल तो ऐसा हो जाता है, उसे जल्द ही दूसरी नौकरी मिल जाएगी। फिर उन्होंने हूँ हाँ कहकर फोन रख दिया। उस दिन के बाद घर का माहौल बदलने लगा। तन्वी जो हमेशा हंसती रहती थी, अब पहले जैसी नहीं रही। राहुल भी टेंशन में रहने लगा था। कुछ दिन के बाद मैं और अमित उससे मिलने गए। राहुल पहले से काफी शांत हो गया था। चेहरे पर वही मुस्कान थी, लेकिन आंखों में चिंता साफ दिखाई दी। फिर अमित उसके पास बैठ गए। उन्होंने कहा, राहुल परेशान मत हो, नौकरी गई है पर तुम्हारी मेहनत नहीं। मेहनती इंसान कभी ज्यादा दिनों तक खाली नहीं बैठता। इस पर राहुल हल्का सा मुस्कुराया। हाँ, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ भैया, बस कहीं बात नहीं बन रही। अमित ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अगर मेरे किसी जानने वाले की यहाँ वैकेंसी होगी तो मैं बात जरूर करूंगा तुम्हारे लिए। ये सुनकर राहुल ने मेरे पति को थैंक्स बोला। उस दिन हम ज्यादा देर तक नहीं रुके, लेकिन घर लौटते समय मुझे माँ का चेहरा बार बार याद आ रहा था। पहली बार मैंने उनकी आंखों में डर देखा। उन्हें शायद इस बात का यकीन ही नहीं था कि जिस राहुल पर उन्हें सबसे ज्यादा गर्व था, उसकी जिंदगी में भी एक ऐसा समय आ सकता है। करीब एक हफ्ता और बीत गया। एक दिन सुबह में फिर से माँ का फोन आया। इस बार उनकी आवाज में झिझक साफ महसूस हो रही थी। श्रेया बेटा, अगर तुम और अमित आज घर आ जाओ तो मुझे तुम दोनों से एक जरूरी बात करनी है। मैंने बिना पूछे कहा कि अच्छा ठीक है माँ, हम दोपहर तक आ जाते हैं। फोन कटते ही मैंने अमित की तरफ देखा। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, लगता है कि आज कोई अहम बात होने वाली है। और मैंने धीरे से कहा, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लग रहा है माँ पहली बार किसी परेशानी में है। अमित ने बस इतना कहा, जो भी हो हम पहले उनकी बात सुनेंगे, बाकी फैसला बाद में करेंगे। फिर दोपहर तक मैं और अमित माँ के घर पहुँच गए। दरवाज़ा पापा ने खोला। उनके चेहरे पर पहले जैसी मुस्कान नहीं थी। ऐसा लगा जैसे कई दिनों से उन्होंने ठीक से नींद भी नहीं ली हो। आओ बेटा, उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा। फिर मैंने उनके पैर छुए और अंदर चली गई। ड्राइंग रूम में माँ, तन्वी और राहुल पहले से बैठे थे। घर में अजीब सी खामोशी छाई थी। कुछ देर तक किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर माँ ने चाय का कप मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो बेटा चाय पियो। फिर कुछ मिनटों की चुप्पी के बाद उन्होंने धीरे धीरे कहना शुरू किया, श्रेया, राहुल को नौकरी ढूंढते हुए इतना टाइम हो गया। ये जहाँ भी जाता है या तो उस काम के लिए एक्सपीरियंस ज़्यादा मांगते हैं या फिर पहले से ही किसी को रख चुके होते हैं। मैंने राहुल की तरफ देखा, वो चुपचाप सर झुकाकर बैठा था। माँ ने फिर अमित की तरफ देखा, बेटा मैंने सुना है कि तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारी बहुत लोगों से पहचान है। अगर कहीं राहुल के लिए कोई काम मिल जाए तो ज़रा बात कर देना। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। मैंने धीरे से अमित की तरफ देखा और उन्होंने बिना एक पल लगाए कहा, माँ जी, अगर मेरे जानने वालों की यहाँ कोई अच्छी वैकेंसी होगी तो मैं पूरी कोशिश करूँगा राहुल की नौकरी के लिए। उनकी बात सुनकर माँ के चेहरे पर थोड़ी राहत दिखाई दी। अमित ने फिर मुस्कुराकर कहा कि कोशिश मेरी पूरी रहेगी, लेकिन वादा मैं नहीं कर सकता हूँ। जो मेरे हाथ में हो मैं करूँगा। वो सब बात बताने लगे, पर मैं अब तक चुप थी। मेरे मन में एक एक करके पुराने मंजर घूमने लगे। वही माँ जो हर रिश्तेदार के सामने राहुल की नौकरी और सैलरी पर उड़ती थी, वही माँ जो हमें कहती थी कि हमारी हैसियत छोटी है, आज उसी राहुल के लिए उसी अमित से उम्मीद लगाए हुए थी, जिसे उन्होंने कभी किसी गिनती में ही नहीं रखा। उस वक्त मेरे मन में दर्द भी था, लेकिन राहुल को देखकर दया ज्यादा आ रही थी। उसकी गलती तो कुछ भी नहीं थी। तभी अमित ने मेरी तरफ देखा, शायद वो समझ गए कि मेरे मन में क्या चल रहा है। उन्होंने सबके सामने मेरा हाथ हल्के से दबाया और मुस्कुराकर कहा, श्रेया चिंता मत करो, हम मिलकर राहुल के लिए पूरी कोशिश करेंगे। मैंने उनकी तरफ देखा। उस एक पल में मुझे फिर एहसास हुआ कि अच्छे इंसान की पहचान उसके अच्छे दिनों से नहीं, बल्कि इस बात से होती है कि वो दूसरों के बुरे वक्त में कैसा व्यवहार करता है। उस दिन के बाद अमित सचमुच राहुल की नौकरी के लिए पूरी लगन से कोशिश करने लगे। ऑफिस से लौटने के बाद भी वो अपने पुराने दोस्तों को फ़ोन करते, अलग अलग कंपनियों में काम करने वाले जान पहचान के लोगों से बातें करते और जहाँ भी कोई अच्छी वैकेंसी दिखाई देती तुरंत राहुल के रिज्यूमे भेज देते। मैं कई बार उनसे कहती, अमित आप इतना परेशान मत हुआ करो, आखिर आपकी भी तो अपनी नौकरी है। वो मुस्कुराकर कहते, अगर हमारी थोड़ी सी कोशिश से किसी का घर दोबारा बस सकता है तो इसमें परेशानी कैसी भला। ऐसे ही एक शाम हम दोनों चाय पी रहे थे कि अचानक अमित के फोन पर कॉल आई। उन्होंने कुछ देर बात की और फिर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई।
फोन रखते ही उन्होंने मेरी तरफ देखा। श्रेया, लगता है राहुल की बात बन गई। और मैं खुशी से खड़ी हो गई। सच? वो बोले, हाँ, मेरे एक पुराने दोस्त की कंपनी में अच्छी पोस्ट खाली थी। मैंने उसका रिज्यूमे पहले ही भेज दिया, तो आज उसका इंटरव्यू हुआ था और अभी अभी उसका फोन आया है कि राहुल सिलेक्ट हो गया। मेरी आंखों में खुशी आ गई। मैंने तुरंत कहा, माँ को फोन करो, उन्हें कितनी खुशी होगी ये जानकर। तो अमित ने मुस्कुराते हुए राहुल को फोन लगाया। उधर से जैसे ही राहुल ने फोन उठाया, अमित बोले, बधाई हो राहुल, तुम्हारी नौकरी लग गई। और कुछ पल तक उधर से कोई आवाज नहीं आई। फिर राहुल की रोनेहार आवाज सुनाई दी, भैया आप सच कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, लेकिन अब तुम्हें मेहनत करनी है। मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया, मंजिल तुम्हें खुद बनानी है। राहुल बार बार थैंक्स बोलता रहा। फिर फोन रखते ही उसने सबसे पहले माँ को ये खुशखबरी सुनाई। कुछ ही मिनटों बाद माँ का फोन मेरे पास भी आया। इस बार उनकी आवाज़ में घबराहट नहीं बल्कि खुशी थी। श्रेया, बेटा अमित से कहना कि उसने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर वो मदद नहीं करता तो पता नहीं क्या होता। और मैंने धीरे से कहा, माँ, उन्होंने कोई एहसान नहीं किया, उन्होंने तो बस अपना फर्ज निभाया है। फिर फोन रखने के बाद मैंने अमित की तरफ देखा। मैंने मुस्कुराकर कहा, आज मुझे आप पर बहुत गर्व हो रहा है अमित। अमित हंस पड़े। गर्व तब करना जब राहुल अपनी मेहनत से इस मौके को और बड़ा बना देगा। उसके 2 दिन के बाद माँ ने पूरे परिवार को घर पर बुलाया। उन्होंने कहा कि सब साथ बैठेंगे। बहुत दिनों बाद घर में खुशी आई। शाम को मैं और अमित भी माँ के घर पहुंचे। आज घर का माहौल कई दिनों बाद बदला बदला सा लग रहा था। तन्वी के चेहरे पर भी पहले जैसी मुस्कान लौट आई और राहुल भी अब पहले से काफी बेफिक्र और सुकून से दिखाई दे रहा था। सब लोग साथ बैठकर चाय पी रहे थे। थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें होती रहीं। फिर अचानक माँ उठी और अंदर कमरे में चली गई। जब वो वापस आई तो उनके हाथ में मिठाई का डब्बा था। उन्होंने सबसे पहले एक मिठाई का टुकड़ा अमित को खिलाया। लो बेटा खाओ, आज जो खुशी हमारे घर में वापस आई है उसमें सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा ही है। तब अमित ने तुरंत उनके पैर छू लिए। माँ जी, ऐसा मत कहिए, मैंने तो सिर्फ एक कोशिश की थी और मेहनत तो राहुल ने की है। फिर उनकी नज़र मेरी तरफ गई। मैंने देखा आज उनकी आंखें पहले जैसी नहीं थी। उनमें ना गुस्सा था ना ही घमंड, कुछ था तो सिर्फ पछतावा। फिर वो धीरे धीरे मेरे पास आई। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले ही उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथों में पकड़ लिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कांपती हुई आवाज़ में उन्होंने कहा, श्रेया, क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगी? मैं एकदम चुप रह गई। मैंने धीरे से पूछा, माँ, आप ये क्या कह रही हैं? उन्होंने रोते हुए कहा, मैंने पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बहुत गलत किया बेटा। कमरे में बैठे सभी लोग बिल्कुल शांत थे। माँ आगे बोली, मैं हमेशा तन्वी की तारीफ करती रही, हमेशा उसी को तुमसे बेहतर समझती रही, क्योंकि मुझे लगता था कि वही हमारा सहारा बनेगी। उन्होंने गहरी सांस ली, लेकिन जब मुश्किल समय आया तब बिना एक पल सोचे तुम और अमित सबसे पहले हमारे साथ खड़े हो गए। उनकी बातों से मेरी आंखें भर आई थी। माँ रोते हुए बोली, मुझे आज समझ आया है कि बच्चों की कीमत उनकी कमाई से नहीं उनके संस्कारों से होती है। इतना कहकर उन्होंने दोनों हाथ जोड़ दिए। हो सके तो अपनी इस माँ को माफ़ कर देना। मैंने तुरंत उनके हाथ पकड़ लिए। नहीं माँ, आप ऐसा मत कीजिए। मैंने फौरन उन्हें गले से लगा लिया। शायद ये पहली बार था जब मैंने अपनी माँ को इतने प्यार से गले लगाया था और हम दोनों की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तभी तन्वी भी हमारे पास आ गई। वो भी रोते हुए बोली, दीदी मुझे माफ़ कर देना, मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मेरी वजह से आपको कितना सहना पड़ा है। और मैंने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, अरे पगली, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम तो हमेशा मेरी सबसे प्यारी बहन थी और हमेशा रहोगी। इतने में अमित मुस्कुराते हुए बोले, अब अगर सब रोना धोना खत्म कर चुके हों तो मिठाई भी खा लें, वरना आज की खुशी भी आंसुओं में निकल जाएगी। उनकी बात सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उस दिन मैंने भी अपने दिल में दबे सारे पुराने गिले शिकवे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिए। क्योंकि कभी कभी माफ़ कर देने से सिर्फ सामने वाला नहीं बदलता, बल्कि हमारा अपना दिल भी हल्का हो जाता है। उस दिन मैंने एक बात और सीखी, बच्चों में कभी भेदभाव मत कीजिए, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती, लेकिन बचपन में दिए गए जख्म उम्र भर याद रहते हैं। अगर मेरी कहानी से आपको ज़रा सी भी सीख मिली हो, अपने घर के हर बच्चे को ये एहसास ज़रूर दिलाइए कि वो आपके लिए बराबर है, क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत महंगे तोहफों की नहीं होती, उन्हें अपने मम्मी पापा के बराबर प्यार और अपनेपन की ज़रूरत होती है। माता पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सिर्फ बच्चों की ज़रूरतें पूरी करना नहीं, बल्कि उन्हें बराबर प्यार और सम्मान देना भी है, क्योंकि बचपन में मिला भेदभाव जीवन भर दिल पर एक ऐसा घाव छोड़ जाता है जिसे समय भी कभी पूरा नहीं भर पाता। याद रखिए,
बच्चों की कीमत उनकी कमाई या सफलता से नहीं, उनके संस्कार और उनके दिल की अच्छाई से होती है। अगर आप श्रेया की जगह होते, तो क्या अपनी माँ को इतने सालों के भेदभाव के बाद माफ कर पाते? अपना जवाब हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, आपकी आंखें नम कर दी हों या आपको कोई सीख दी हो, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। आपका एक एक लाइक हमें ऐसे ही सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ बनाने की प्रेरणा देता है। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि इस कहानी का कौन सा पल आपके दिल को सबसे ज़्यादा छू गया। और अगर आप ऐसी भावनात्मक, प्रेरणादायक और समाज को आईना दिखाने वाली कहानियाँ पसंद करते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी अगली कहानी आप सबसे पहले देख सकें। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद।